तो उत्तराखंड की तमाम खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। शिवपाल का कहना है षड्यंत्र के तहत जब्त हुआ उनका चुनाव चिन्ह। कहा अखिलेश को सीएम बनाने के लिए जहां जरूरत होगी प्रचार करेंगे। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा जी, जो अभी तक साथ नहीं आ रहे थे, अब साथ आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, इस पर ज्यादा जानकारी दे, किस तरह से ये फायदा करेगा? शिवपाल यादव अब सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की अगर बात करते हैं तो सपा परिवार का ये हिस्सा है और 2017 के चुनाव से पहले जब ये परिवार अलग हुआ तो उसका पार्टी को नुकसान भी काफी देखना पड़ा था। और अब जबकि देखिए, कहीं ना कहीं जब शिवपाल यादव सपा के ही सिंबल पर यानी साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे तो इससे फायदा उनको और सपा दोनों को ही कहीं ना कहीं मिलेगा। बहरहाल उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनका सिंबल जो था वो एक षड्यंत्र के तहत जब्त कर लिया गया था। जहां तक बात करें चुनाव की सीट को लेकर तो देखिए, जसवंत नगर से ही अभी उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है फिलहाल, और अगर वहां से उनका चुनाव लड़ते हैं तो ये 6वां वहां से चुनाव होगा शिवपाल यादव का। बिल्कुल, देखना होगा कि कब तक उसका भी ऐलान हो जाता है। शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वहीं प्रयागराज से भी बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने जिले के कई अफसरों को हटाए जाने की मांग की है। अफसरों पर आरएसएस की बैठक में जाने और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन के जरिए चुनाव आयोग को ज्ञापन भी भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन के कई अफसरों को हटाए जाने की मांग की जा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि इन अफसरों के रहते प्रयागराज में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होगा। जिलाध्यक्ष योगेश यादव की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। कहते हैं राजनीति में संकेत बड़े काम के साबित होते हैं। यही वजह है कि हर सियासी पार्टी संकेतों के जरिए अपने तौर तरीके समर्थकों तक पहुंचाती रही है। गुंजन, बिल्कुल, 2022 के चुनावी रण के लिए पहले सीएम योगी, फिर अखिलेश यादव ने संकेत दिए थे, तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बड़ा संकेत दिया है। संकेत है कि वो यूपी की मुख्यमंत्री भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई प्रियंका यूपी की कमान को संभालेंगी? प्रियंका की हुंकार, मुख्यमंत्री के चेहरे से नहीं है इनकार। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लड़की हूँ, सीएम भी बन सकती हूँ। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। 3 दशक का सूखा खत्म करेंगी प्रियंका। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने में लगी है। प्रियंका ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, लेकिन अब प्रियंका ने दबी जुबान में कह दिया है कि लड़की हूँ तो सीएम भी बन सकती हूँ। क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। प्रियंका ने यह जवाब सीएम चेहरे के सवाल पर दिया है। मतलब कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं, खुद प्रियंका गांधी है, क्योंकि प्रियंका ने कह दिया है कि उनके अलावा कोई और चेहरा है ही नहीं। प्रियंका ने जब खुद को सीएम का चेहरा बताया तब उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। मतलब प्रियंका ने राहुल की मौजूदगी में खुद को सीएम का चेहरा बताकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। ये संदेश उन नेताओं को है जो कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया है। अब इशारों को मैं कैसे समझ सकता हूँ? जब उनके पार्टी के लोग नहीं समझ पाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? लेकिन सवाल इस बात का है कि जब प्रियंका ही चेहरा है तो क्या वो चुनाव भी लड़ेंगी? क्या सीएम बनने के लिए जनता की कसौटी को पार करेंगी? क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं और उनके जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो सब कहीं न कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और गोरखपुर की शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का चेहरा है। वो सीएम योगी के सामने गोरखपुर शहर सीट से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी भी चुनाव की कसौटी पर खुद को परखेंगी? हालांकि इन सब में मायावती एक अपवाद हैं। वो बसपा की तरफ से मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी मायावती के रास्ते पर चलेंगी या फिर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तरह मैदान में उतरेंगी? क्योंकि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, तो वो गांधी परिवार की परंपरा को तोड़ देंगी। क्योंकि आज तक गांधी परिवार की तरफ से कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। न पंडित नेहरू ने लड़ा, न इंदिरा गांधी ने, न राजीव गांधी ने, और न ही सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी ने। वैसे सवाल तो मुख्यमंत्री के चेहरे का भी है, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से आज तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बना है। ऐसे में प्रियंका अगर खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही हैं, तो क्या वो हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के अच्छे दिन फिर से लौटा पाएंगी? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुंजन, प्रियंका गांधी ने जहां यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जमीन तो थोड़ी बचाई है, लेकिन देखना होगा ये संकेत उनके लिए कितना सफल साबित होता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची की ही करते हैं। आज जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। हरक सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ी हैं, तो उत्तराखंड कांग्रेस की लिस्ट आज जारी हो सकती है। हरक के आने से कई सीटों के समीकरण भी बदल सकते हैं। हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कितना अंतर देखने को मिलेगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि गढ़वाल की जो सीटें हैं वहां पर जरूर इसका फायदा देखने को मिल सकता है। और गुंजन, कई सीटों पर फेरबदल भी करना पड़ेगा अब कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरह हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी पार्टी में आ गई है और सभी को पार्टी से सीट भी चाहिए, प्रत्याशी उन्हें बनाया जाना चाहिए, इस तरह की उम्मीद के साथ ही आ रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो अब सूची आएगी इसमें किस तरह के बदलाव होंगे, कैसे समीकरण बैठाए जाएंगे और किस तरह से सामंजस्य से बैठाने की भी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अनु, दूसरी तरफ ये भी समझने वाली बात होगी, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। अब हरक सिंह रावत को दिया जाता है या उनकी बहू अनुकृति को दिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या हरक सिंह रावत उसके समर्थन में रहेंगे? जी, क्योंकि यही समर्थन जब उन्हें बीजेपी में नहीं मिला था, इसी वजह से उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है, क्योंकि वो अपनी बहू के लिए, अपनी पुत्र बहू के लिए वे लैंसडाउन से टिकट मांग रहे थे और वहां से नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां भी यही एक फॉर्मूला है। इस वजह से वे कांग्रेस का रुख कर चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अब क्या लग रहा है हरक सिंह रावत जब अब कांग्रेस में एक बार फिर से उनकी वापसी हो गई है, तो किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा और कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को इससे मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक बहुत कई दिन लग गए कि हरक सिंह रावत की कब वापसी होगी, लेकिन आखिरकार हरक सिंह रावत वापस आ गए हैं अपने पुत्र वधू के साथ। लेकिन अब सबसे मुख्य चीज है कि टिकटों का बंटवारा, और कल देर रात तक सीईसी की बैठक चली है और जिस बैठक में अब ये निर्णय ले लिया गया है कि अब जो है हरक सिंह तो पहले शामिल हुए, लेकिन अब इतनी सीटों पर इन प्रत्याशियों को घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये माना जा रहा है कि 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि अभी भी कांग्रेस की एक सहमति नहीं बनी है और इन 15 सीटों पर आज भी मंथन हो सकता है। फिलहाल 55 सीटों का आज प्रत्याशियों की लिस्ट आज कांग्रेस फाइनल कर सकती है। सबसे मेन फैक्टर है हरक सिंह रावत, आज वो किस सीट से इस वक्त चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही उनकी पुत्र वधू, अगर हम बात करें तो वो क्या लैंसडाउन से उन्हें इस वक्त कांग्रेस टिकट दे रही है, ये बड़ा सवाल है। ये माना जा रहा है कि लैंसडाउन से इस वक्त जो है टिकट अनुकृति गुसाई को दिया जाएगा, लेकिन हरक सिंह रावत कहां से लड़ेंगे अपने आप में अभी भी पहलू सुलझी नहीं है। कि वो हो सकता है कि हरक सिंह डोईवाला से चुनाव लड़े, ये भी हो सकता है कि हरक सिंह केदारनाथ जाएं, लेकिन केदारनाथ से उनका पहले ही जो वहां पर सिटिंग विधायक है वो उनका विरोध कर चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि हरक सिंह को डोईवाला जो है इस वक्त जो है कांग्रेस भेज सकती है। लेकिन जहां तक आज टिकटों का सवाल है, तो आज भी दोपहर तक कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उसके आने का इंतजार रहेगा। काफी देर हो गई, क्योंकि जब वो लिस्ट आएगी और वो नाम किस तरह से घोषित किए गए हैं और किस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें चुना गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा की बाकी 11 सीटों का ऐलान होने वाला है। टिकट न मिलने पर प्रदेश भाजपा में बगावत के सुर भी उठने लगे हैं।
बाकी बची हुई 11 सीटों पर दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। वहीं द्वाराहाट में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बगावत कर अब इस्तीफा दे दिया है। रानीखेत से प्रमोद नैनवाल हैं, जिन्हें टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ही ऐलान किया है। तो अक्सर जहां ये देखने को मिलता है, अब पार्टी में भी जहां टिकट न मिलने पर बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। रानीखेत से प्रमोद हैं और वहीं अलग अलग सीटों पर भी प्रत्याशी उतर रहे हैं। भाजपा के द्वारा उत्तराखंड में 59 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मेरे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं। राज्य के कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से विरोध देखने को मिला। पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भी कुछ समर्थक पहुंचे। अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर जहां जिनके टिकट कटे हैं वहां पर विरोध है। इसको किस तरह से थामने की कोशिश होगी संगठन की? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के अपने पैरामीटर्स होते हैं टिकट देने के, और उन सब में से सारे योग्य प्रत्याशी हैं। उन योग्य प्रत्याशियों में से एक योग्यतम प्रत्याशी का चयन करना, ये केंद्रीय नेतृत्व के अपना पैरामीटर्स होते हैं, उस पर चयन होता है। लेकिन बाकी सब जो लोकतंत्र होता है, पार्टी में टिकट मांगते हैं, ऐसा नहीं कि वो योग्य नहीं है। उन सबको बैठकर बातचीत करके हम लोग समझाएंगे। सर, 10 लोगों के टिकट कटे हैं और जबकि 11 जो सीटें हैं उनके लिस्ट अभी रोकी गई है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी भाजपा की है? कि ये सब केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। हम लोग तो जितने नाम आए सारे नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं, उन्होंने अपने पैरामीटर्स के आधार पर तय किया है। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ उनकी पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर निर्णय लिए गए। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे बगावती सुर गुंजन देखने को मिल रहे हैं। रवि भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जिस तरह से अब बीजेपी में ये देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखा जाए भविष्य में ये जो बगावती सुर अख्तियार करने वाले नेता हैं, ये कैसे मुश्किल बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से टिकटों का आवंटन हुआ है और उसके बाद अगर हम बात करें तो नाराजगी देखने को मिल रही है। ये नाराजगी भाजपा के लिए भी ठीक नहीं है और कांग्रेस में भी इस तरीके की नाराजगी जब सामने आएगी तो ठीक नहीं है। तो इन सब तमाम चीजों को जो भी डैमेज हुआ है पार्टी को, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस तरीके की नाराजगी अक्सर जो है जब प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होती है तो फिर आती है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी अब जो है उनको छोड़कर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कई ऐसी सीटें, चाहे धर्मपुर सीट की हम बात करें, कुमाऊं की ऐसी सीटें हैं जहां पर जो लगातार पिछले 5 सालों से टिकटों का इंतजार कर रहे थे। अभी हम देखें तो कांग्रेस से सरिता आर्य जो है अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई, उसके बाद उनको नैनीताल से टिकट दे दिया गया। लेकिन वहां पर भी कल जो भाजपा के नेता है उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार नाराजगी जताई कि अचानक से कांग्रेस से भाजपा में आई सरिता आर्य को टिकट दिया गया। इसी तरीके से जब प्रमोद नैनवाल की हम बात करें तो रानीखेत से वो भी टिकट का इंतजार कर रहे हैं और जब वहां से जो है जब सीट फाइनल होती है तो वो अगर उनको भी टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इन तमाम तरीके के समीकरण बनेंगे और इन समीकरणों को बैठाना पड़ेगा। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इस वक्त जो है तमाम विधानसभा स्तर पर इस तरीके की टीमें भी गठित की हैं, जिन टीमों के माध्यम से इस तरीके के डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा। जी चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को आखिरकार हरक सिंह रावत की घर वापसी हो गई। कांग्रेस मुख्यालय की हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग की जो तस्वीरें सामने आई उससे कहा जा सकता है कि हरक और हरीश रावत के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हरीश रावत ने ही शुक्रवार को हरक सिंह रावत को कांग्रेस में ज्वाइनिंग कराई है। बिल्कुल, और हरक रावत के साथ ही उनकी बहू अनुकृति ने भी अब कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली है। हरक और अनुकृति की ज्वाइनिंग के दौरान हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे, जिससे ये भी साफ हो गया है कि अब प्रदेश कांग्रेस में दिग्गज नेताओं के सुर, लय, ताल एक साथ मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही हरक रावत को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी चल रही थी, जिसकी वजह से हरक सिंह रावत की घर वापसी अटकी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से उनकी ज्वाइनिंग कराई गई है और इस मौके पर जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं, तो शायद एक संदेश देने की कांग्रेस ने यहां कोशिश की है कि जब हरक आ रहे हैं तो किसी तरह का मनमुटाव नहीं है किसी भी बड़े नेता के बीच में और सब कुछ ठीक है। यानी कि बहुत ही स्मूथ तरीके से हरक सिंह रावत की वापसी कराई गई है कांग्रेस में। बिल्कुल, और जो तस्वीर सामने आई उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में ये तस्वीर जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हरीश रावत ने ही ज्वाइन कराई है कांग्रेस एक बार फिर से। साथ ही साथ जो बयान सामने आया उसमें भी ये कहा गया कि एक बार फिर से उनकी वापसी परिवार में हुई है। फिर से कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बनाऊं, एक कार्यकर्ता बनाऊं
और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूँ मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो मैं समझूंगा कि जो मैंने एक गलती 2016 में की थी, आज उस गलती को मुझे माफ़ी मिल गई है। तो गुंजन, राजनीति ऐसी ही होती है। कभी हरीश रावत की सरकार इन्होंने गिराई थी हरक सिंह रावत ने, और आज हरीश रावत ही उनकी वापसी करा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आज लखनऊ में अखिलेश यादव एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान भी अखिलेश यादव की ओर से किया जा सकता है। पिछले कई दिनों से लगातार इसको लेकर अटकलें भी काफी तेज हो गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार हो रही है। शुक्रवार को भी अखिलेश 9 घंटे तक सपा मुख्यालय में रहे थे। अब आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बड़ा ऐलान करेंगे, क्या कह सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो जहां चुनावी मैदान में भी अब उतर चुके हैं लगभग अखिलेश यादव, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में आज ये बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करने जा रहे हैं अपने पार्टी दफ्तर से। तो सभी की निगाहें इस बात पर है कि आखिर क्या बड़ा ऐलान यहां से किया जाता है। दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए अनु, अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल गुंजन, चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी होता है, ताकि कोई भी खबर आप सभी दर्शकों से छूट ना पाए। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल अनु, मैं आपको बता दूं आज क्या बड़ी खबरें रहनी है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी की एक झांकी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। उत्तर प्रदेश की झांकियों में इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी भी शामिल की गई है। आज उत्तर प्रदेश की झांकी रिहर्सल होगी, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आधारित झांकी की झलक भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी आज कई जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर, और सभी जिलों में सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। साथ ही कोरोना से जुड़ी चुनौतियों को लेकर तैयारी की जाएगी, एक्शन पर भी जानकारी ली जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी और उत्तराखंड के डीएम भी जुड़ने वाले हैं। अनु, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, दोनों खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। जहां गणतंत्र दिवस पर यूपी का मान बढ़ाएगी काशी की झांकी, तो वहीं जिलों के डीएम के साथ पीएम की बैठक पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन आज हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। और गुंजन, जहां महत्वपूर्ण ये खबरें तो हैं ही, और ऐसे में 26 जनवरी की तैयारी भी हो रही है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान भी रखा जा रहा है।